Hi everyone, this is Ravi. In this tutorial we are going to discuss about what is meant by the web server. तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि वेब सर्वर क्या है, हम उसको क्यों यूज़ करते हैं। बट हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसी वीडियो को देख रहे हो, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे ये होगा कि जैसे ही हम लोग वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम लोग शुरू करते हैं। वेब सर्वर क्या होते हैं? तो वेब सर्वर एक कंटेनर है। सो बेसिकली वेब सर्वर होते क्या है? तो वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। ये जो वेब सर्वर होते हैं वो स्टैटिक कंटेंट को डिलीवर करने का काम करते हैं। स्टैटिक कंटेंट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल HTML डॉक्यूमेंट, CSS स्टाइल शीट्स और एनी अदर कंटेंट लाइक दैट, MP3 वीडियो फाइल्स और वेबसाइट्स जो होते हैं, इनको डिलीवर करने का काम जो होता है वो वेब सर्वर्स करते हैं। वेब सर्वर हमारे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इन्हें हम लोग क्यों यूज़ करते हैं उसके रीज़न्स हमने यहाँ इस टॉपिक के अंदर में कवर किए हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है वो है कंटेंट डिलीवरी। कंटेंट डिलीवरी का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट है जस्ट लाइक दैट, जैसे कि स्टैटिक कंटेंट हो गए, जैसे इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गए, MP3 हो गया, वेबसाइट्स हो गया, HTML डॉक्यूमेंट हो गए, CSS स्टाइल शीट्स हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, तो इन सब को डिलीवर करने का काम जो होता है वो वेब सर्वर करते हैं। तो उसी के लिए हम लोग वेब सर्वर को यूज़ करते हैं। अनदर थिंग है कि उसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो रिक्वेस्ट हैंडलिंग। वेब सर्वर बेसिकली HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। तो जब भी यूज़र किसी वेबसाइट को विज़िट करता है URL के थ्रू या फिर वो किसी लिंक के ऊपर क्लिक करता है तो उससे एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है और वो रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर के पास। सर्वर उस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करता है और उसके रिस्पॉन्स में एक रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है और उस रिस्पॉन्स में इमेजेस, वीडियोस, MP3 और एनी अदर डॉक्यूमेंट हो सकते हैं जो कि यूज़र को नीडेबल होते हैं। तो उस रिस्पॉन्स को सेंड करता है यूज़र के पास। तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिक्वेस्ट हैंडलिंग। आफ्टर दैट स्टैटिक कंटेंट डिलीवरी। तो स्टैटिक कंटेंट का मतलब होता है जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजेस, वीडियोस और एनी अदर स्टैटिक वेबसाइट्स। तो इनको डिलीवर करने का काम, इनको सर्व करने का काम जो होता है वो वेब सर्वर करते हैं। आफ्टर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेब सर्वर इज़ व्हाट? अ लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का मतलब होता है कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक सर्वर है तो उसके ऊपर ज़्यादा लोड आएगा तो वो उस लोड को हैंडल नहीं कर पाएगा और हैंग हो जाएगा या फिर क्रैश भी हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे लोड बैलेंसर या तो नंबर ऑफ़ सर्वर को ऐड करता है। नंबर ऑफ़ सर्वर को ऐड करने से ये होता है कि वहाँ पे जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नंबर ऑफ़ सर्वर के पास। तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे लोड बैलेंसर यूज़ करते हैं। लोड बैलेंसर बेसिकली एक डिवाइस होता है कि जो कि लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट के। तो वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिससे कि एक सर्वर के ऊपर लोड ना आते, उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नंबर ऑफ़ सर्वर के ऊपर। तो उसी को बोलते हैं हम लोग लोड बैलेंसिंग। उसके बाद है प्रॉक्सी सर्वर, रिवर्स प्रॉक्सी। तो बेसिकली रिवर्स प्रॉक्सी होता क्या है? तो एक्चुअली प्रॉक्सी सर्वर एक सर्वर होता है जो कि वेब सर्वर और क्लाइंट इन दोनों के बीच में होता है। जब भी रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट तो सीधी प्रॉक्सी सर्वर के पास जाती है, प्रॉक्सी सर्वर उसको फॉरवर्ड करता है वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है और वो सेंड करता है प्रॉक्सी सर्वर के पास। प्रॉक्सी सर्वर उस रिक्वेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अंदर क्या है उस सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस रिस्पॉन्स को ट्रांसफ़र करता है यूज़र के पास। तो ये सारी चीज़ें प्रॉक्सी सर्वर करता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर का एक यूज़ है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनजिनिक्स सर्वर। तो बेसिकली एनजिनिक्स सर्वर हम क्यों यूज़ करते हैं? तो आज की डेट में एनजिनिक्स इज़ मोर पॉपुलर वेब सर्वर है क्योंकि ओपन सोर्स है और वेब सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर दोनों का भी काम करता है। अब एक्चुअली प्रॉक्सी सर्वर और वेब सर्वर हम लोगों ने पढ़े हैं वो क्या होते हैं।
तो इन दोनों का भी काम Nginx सर्वर करता है, इसलिए आज के डेट में Nginx सर्वर मोर पॉपुलर है। आफ्टर दैट Nginx सर्वर जो होता है वो हाई परफॉर्मेंस वेब सर्वर है। स्टेबिलिटी उसके अंदर होती है, स्केलेबिलिटी भी है, रिलायबिलिटी भी होती है, और किसी भी नेटवर्क ट्रैफिक को हैंडल करने की कैपेबिलिटी Nginx सर्वर में होती है। इसीलिए Nginx सर्वर मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ किया जाता है। Nginx सर्वर 3 चीज़ों का काम करता है, मतलब एक वेब सर्वर, एक प्रॉक्सी सर्वर और एक लोड बैलेंसर का भी काम Nginx सर्वर करता है। तो इसीलिए हम लोग Nginx सर्वर को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें अपने कंसोल को लॉगिन करना है। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक प्रोवाइड की है जहाँ से आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। उस डॉक्यूमेंट के अंदर सारी कमांड दी गई हैं, वो सारी कमांड आप यूज़ कर सकते हो। तो हमें इस वीडियो में जो प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं Nginx का, तो उसके लिए हमें एक इंस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग सबसे पहले एक इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं। आपको इंस्टेंस का नेम प्रोवाइड करना है, आप जो भी नेम देना चाहें वो दे सकते हो। उसके बाद हम लोग एक AMI को चूज़ करते हैं। उसके बाद आप की पेयर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप वही की पेयर यूज़ करो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप न्यू की पेयर भी क्रिएट कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक की पेयर प्रेजेंट था, तो मैंने उसी को चूज़ किया है। उसके बाद हम लोग नेटवर्क सेटिंग को एडिट करेंगे और यहाँ पे हम लोग सबनेट चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें 2 सिक्योरिटी ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। एक रहेगा हमारा HTTP और एक रहेगा HTTPS सिक्योरिटी ग्रुप। तो आपको 2 सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करने हैं, तो हम ऐड सिक्योरिटी ग्रुप रूल की हेल्प से 2 सिक्योरिटी ग्रुप हम लोग क्रिएट करेंगे। आपको सोर्स टाइप जो है वो एनीवेयर ही रखना है, क्योंकि हम लोग उसे ब्राउज़र से एक्सेस करेंगे तो हमें एनीवेयर ही रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारी सेटिंग को देख के इंस्टेंस को लॉन्च करना है। जैसे इंस्टेंस हमारा क्रिएट हो जाता है तो हम उसे लॉगिन करते हैं। आपको पब्लिक आईपी कॉपी करना है, मोबाइल सिस्टम को ओपन करना है और सेशन को क्रिएट करना है।
पहले आप अपनी स्क्रीन को क्लियर करें। उसके बाद हमें शिफ्ट होना है रूट यूज़र के ऊपर। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे Nginx सर्वर इंस्टॉल है या नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे Nginx सर्वर इंस्टॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी मशीन जो है वो नई हम लोगों ने शुरू की है। उसके बाद आपको पैकेज मैनेजर अपडेट करना है। तो इस कमांड से हम लोग लिनक्स पैकेज मैनेजर जो है वो अपडेट कर लेंगे। अभी हम लोग इस कमांड से Nginx सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हम लोगों ने कौन सा Nginx का वर्जन डाउनलोड किया है। हम सबसे पहले स्टेटस चेक करेंगे कि हमारा Nginx सर्वर रनिंग में है या नहीं है। तो अभी हमारा तो Nginx सर्वर जो है वो रनिंग में नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग उसे शुरू करेंगे। तो हमारा Nginx सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अभी हम लोग फिर से स्टेटस कमांड यूज़ करके चेक करेंगे कि हमारा Nginx सर्वर जो है वो रनिंग में है या नहीं है। इस बार हमारा Nginx सर्वर एक्टिव और रनिंग में है। अभी हम लोग ब्राउज़र के थ्रू Nginx सर्वर को एक्सेस करके देखेंगे। तो आपको पब्लिक आईपी को कॉपी करना है, क्रोम पे पेस्ट करना है और देखना है कि हम Nginx सर्वर को सक्सेसफुली एक्सेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम Nginx सर्वर को सक्सेसफुली एक्सेस कर रहे हैं। अभी हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे जो कि डायरेक्टरी होगी usr share Nginx html इस डायरेक्टरी के अंदर। क्योंकि Nginx जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करता है थ्रू द ब्राउज़र वो यही से एक्सेस करता है। तो हम इसी के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं वेबसाइट्स नाम से। उसके बाद उसी डायरेक्टरी के अंदर हम लोग एक HTML फाइल हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शिफ्ट होंगे उसी डायरेक्टरी के अंदर।
आप उसी डायरेक्टरी के अंदर शिफ्ट हो सकते हो, या फिर आप HTML के अंदर लिख के उसमें से कॉपी आप उस डायरेक्टरी के अंदर कर सकते हो। हम लोग एक HTML फाइल बनाएंगे। अभी VI एडिटर से हम लोग एक HTML फाइल को क्रिएट करते हैं। आप जो भी चेंजेस करोगे तो उसके बाद आप सर्वर को एक बार रिस्टार्ट करोगे। तो हम लोग सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे और उसके बाद इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करके देखेंगे कि ब्राउज़र से ये डॉक्यूमेंट एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर पा रहे किसी फ़ाइल को, तो आप ओनरशिप भी प्रोवाइड करके देख सकते हो, जहाँ पे हम लोग इस कमांड से उस फाइल को एक ओनरशिप प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम उसको ब्राउज़र से एक्सेस करके देखेंगे। आपको यहाँ पे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मेंशन करना होता है कि आपने app.html जो है वो वेबसाइट डायरेक्टरी के अंदर में लिखा था, तो आप वहाँ पे वेबसाइट डायरेक्टरी का नाम और उसके बाद